हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में होने वाली ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको बहुत परेशान करती है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित आहूजा AMRC चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं, किन कंडीशंस में ये हार्मफुल है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कॉजेस, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब वो ब्लीडिंग जब गर्भ अपने आप को यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग में इम्प्लांट करता है, यानी गर्भारोपण होता है, तब ब्लीडिंग होती है, जो कि स्पॉटिंग या स्लाइड ब्लीडिंग के फॉर्म में होती है और 1 या 2 दिन के लिए होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स इसको नॉर्मल पीरियड्स के साथ भी कंफ्यूज करते हैं और उनको पता नहीं चल पाता कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो उससे अगले महीने जब वो पीरियड्स मिस करते हैं तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं। तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही हार्मलेस ब्लीडिंग है। दूसरा कारण है सब कोरियोनिक हेमरेज या सब कोरियोनिक हेमाटोमा। ये क्या होता है? कभी कभी कुछ पेशेंट्स को स्लाइड ब्लीडिंग होती है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो हम लोगों को अल्ट्रासाउंड में एक खून का थक्का नज़र आता है जो कि कोरियन के पिछले वाले के ऊपर मिलता है, यानी यूट्रस की लाइनिंग में और कोरियन के बीच में नज़र आता है। ये तब होता है जब कोरियन, जो कि झिल्ली है, अपने आप को यूट्रस में पूरी तरीके से फिक्स नहीं करती, या फिर यूट्रस का साइज और कोरियन का साइज अलग होता है। तो यूट्रस उतने हिस्से में हल्का सा ब्लीड करता है जहाँ पे वो फिक्स नहीं है और एक सब कोरियोनिक हेमरेज या हेमाटोमा बन जाता है। अगर ये बहुत छोटा है तो इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं होती। अगर ये 2/3 से ज़्यादा है, यानी कि कोरियन बहुत ज़्यादा बड़ा क्लॉट है, तब ऐसी कंडीशंस में फिर आगे जाके मिसकैरेज या अबॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग का, जिसको हम लोग कहते हैं अबॉर्शन, जिससे सब लोग बहुत डरते हैं, गर्भपात। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन, फिर इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ये सब टर्म्स आप लोग देखते होंगे अल्ट्रासाउंड में अक्सर लिखे रहते हैं। तो इन सब का मतलब क्या होता है? थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी कि अभी अबॉर्शन की वार्निंग आई है लेकिन अभी अबॉर्शन नहीं हुआ है और हम लोग बच्चे को बचा सकते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन में जो गर्भाशय का मुंह है वो बंद रहता है, बच्चे की धड़कन ठीक रहती है, लेकिन पेशेंट आता है यूजुअली ब्लीडिंग करके। तब पेशेंट आता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमको पता चलता है ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है और पेशेंट को हम लोग मैनेज करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी आगे भी बढ़ जाती है। दूसरा होता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल का मतलब जिसको हम रोक नहीं सकते। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भाशय का मुंह खुल जाता है, पूरा गर्भ नीचे आ जाता है अपनी जगह से खिसक कर, बच्चे की धड़कन खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, यानी बच्चा खराब हो जाता है और इसमें हम लोग बच्चे को बिल्कुल नहीं बचा सकते और इसमें हम लोगों को प्रेगनेंसी टर्मिनेट ही करनी पड़ती, यानी कि गर्भपात करना ही पड़ता है। तीसरा होता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन या इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज या फिर ब्लाइटेड ओवम या फिर एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। ये सब टर्म्स अक्सर आप लोग अल्ट्रासाउंड में देखते होंगे। एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी का मतलब है जैसे वो प्रेगनेंसी जिसमें जेस्टेशनल सैक यानी झिल्ली तो आ जाती है लेकिन फीटल पोल नहीं आता। ये कोई ना कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ। अगर वो जेनेटिकली एबनॉर्मल फीटस है, बच्चा आया है, एम्ब्रियो आया है, तो वो आगे ब्लाइटेड ओवम के फॉर्म में ही रह जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले फीटल पोल था लेकिन एकदम से बच्चे की धड़कन रुक गई, जिसको हम लोग इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस कहते हैं, यानी कि अंदर ही बच्चे की गर्भ की खत्म हो गया है अंदर। तो इस ऐसी ये कंडीशन भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ये शो करती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो एम्ब्रियो जो बना
उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम थी या दोनों में से मदर या फादर को कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा ऐसा बना जो कि आगे कंपैटिबल विद लाइफ नहीं था, इसलिए वो वहीं पर ख़त्म हो गया। एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर ऐसी प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर गई तो जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चे प्रोड्यूस होंगे। तो एक तरीके से ये कुदरत का तरीका है जो भी डिफेक्टिव, जेनेटिकली डिफेक्टिव है उसको हटाने का। और जेनेटिक रीजंस के अलावा दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कुछ कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, आपने अक्सर लोगों के से सुना होगा जिसमें ये खून गाढ़ा हो जाता है और हम लोग खून पतला करने का इंजेक्शन लगवाते हैं पेशेंट को। या फिर डायबिटीज़, अगर माँ को डायबिटीज़ है तब भी हमें ऐसा हो सकता है मिले कि मिस्ड अबॉर्शन मिले, या फिर पीसीओडी जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये कंडीशंस की वजह से किसी भी माँ को मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। चौथा होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब अब गर्भपात हो गया है, बच्चा खराब हो गया है, काफ़ी हद तक गिर चुका है, लेकिन कुछ कन्हैरी का हिस्सा यानी प्लेसेंटा का हिस्सा अंदर रह गया है, तो इसको भी हमें कंप्लीट करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट ब्लीड करता रहेगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबॉर्शन जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि वो प्रेगनेंसी जो कि गर्भाशय के अंदर ना होकर दूसरे हिस्से में, जैसे कि ट्यूब में या ओवरी में या अन्य हिस्से में जैसे सर्विक्स में पाई जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे मरीज ज़्यादातर सिवियर पेन लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है, साथ में ब्लीडिंग होती है, पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं, उनका बीपी पल्स दोनों ही डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चा जो है ट्यूब में है, ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती कि वो बच्चे को समा सके, तो ट्यूब फट जाती है जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है और इसको फटाफट हैंडल करना पड़ता है। एक और रीज़न है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी तो आई लेकिन उसमें फीटस नहीं डेवलप हुआ, केवल प्लेसेंटा ही मल्टीप्लाई होता रहा, जिसकी वजह से कन्हैरी यानी प्लेसेंटा के अंदर पानी सा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रेप लाइक वेसिकल्स कहते हैं। ये भी बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसको हमें मैनेज सर्जिकली करना पड़ता है। कुछ नॉन प्रेग्नेंट रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कि सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल फाइब्रॉइड या यूट्राइन फाइब्रॉइड, या फिर सर्वाइकल इरोजन। ये सब रीजंस की वजह से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कुछ पेशेंट्स की सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो इसी वजह से हम लोग पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई मरीज आया हमारे पास ब्लीडिंग लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कैसे करना है? जो कि ट्रांस एब्डोमिनल रूट से भी कर सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल रूट से भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ट्रांस वेजाइनल रूट में से करने से कहीं पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि अक्सर पेशेंट के दिमाग में ये सवाल रहता है, मैडम अगर वेजाइनल प्रोब आप वेजाइना में डालेंगी तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो इस पे हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांस वेजाइनल रूट से हम लोगों को एक एक माइन्यूट डिटेल बहुत अच्छे से दिखाई देती है। हम लोग बच्चे के बारे में, फीटस के बारे में और यूट्रस के बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो कि हमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में नज़र कम आता है। और उसी तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं और हम बच्चे को बचा सकते हैं। और TVS यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करने से ब्लीडिंग बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती है। तो हमने डायग्नोस करते हैं हम लोग कैसे? ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से। अगर
ये पाया जाता है कि ये थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी गर्भाशय का मुंह बंद है, जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, बच्चे की धड़कन भी देख सकते हैं, वो भी ठीक है, तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस है। तो उसको हम लोग मेडिकली मैनेज करते हैं। मेडिकली में हम लोग क्या मैनेज करते हैं, पेशेंट को हम लोग देते हैं प्रोजेस्टेरॉन और साथ में देते हैं ट्रांएक्सामिक एसिड। ऐसे पेशेंट्स बहुत ईजिली अपनी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में आता है कि गर्भाशय का मुंह खुल गया है, बच्चे की धड़कन खत्म बंद हो गई है और बच्चा नीचे खिसक आया है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे इनएविटेबल अबॉर्शन। इसे हमें कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि हम लोग मेडिकली भी कर सकते हैं और सर्जिकली भी कर सकते हैं। मेडिकली उन कंडीशंस में करते हैं जब ब्लीडिंग कम हो रही हो, प्रेगनेंसी का साइज छोटा हो और पेशेंट स्टेबल हो। और सर्जिकली अगर पेशेंट को बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो और प्रेगनेंसी का साइज बड़ा है, पेशेंट का पल्स बीपी सब डिस्टर्ब्ड है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग ब्लड अरेंज करके फटाफट पेशेंट का इवैक्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। दोनों ही मेथड्स यूजफुल हैं, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में। अगर उसमें आता है मिस्ड अबॉर्शन, अगर मिस्ड अबॉर्शन या इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमाइस आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें उसे टर्मिनेट करना है यानी गर्भपात करना है, जो कि हम लोग मेडिकली कर सकते हैं और या फिर सर्जिकली भी कर सकते हैं। अगर वो 9 वीक से कम है तो हम लोग उसको मेडिकली कर सकते हैं। अगर वो 9 वीक से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को सर्जिकल इवैक्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया करना होता है। और अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, उसमें भी सेम यही है, उसको हम लोग मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं और सर्जिकली भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये थे चारों अबॉर्शंस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में आता है कि उसको एक्टोपिक है, तो हमें कैसे मैनेज करना है उसको, हमें उसका लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी करना है। अगर वो ऑर्गन जहाँ पे प्रेगनेंसी सिचुएटेड है, जैसे कि ट्यूब या ओवरी, वो फट गया है, तब हम जाके उसने एरिया को हम लोग सील कर देते हैं, पूरी ट्यूब को हम हटा देते हैं। अगर वो अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है तो हम लोग उसको मेडिकली भी मैनेज कर सकते हैं और हम लोग कभी कभी कंजर्वेशन सर्जरी भी करते हैं, जिसमें हम लोग ट्यूब को कंजर्व कर सकते हैं, जो कि लैप्रोस्कोपिकली करी जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन किया था अपने पिछले वीडियोस में। और मोलर प्रेगनेंसी में क्या करना है, मोलर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट केवल और केवल सक्शन एंड इवैक्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया होता है और जितनी जल्दी हो सके इसको इवैक्यूएट यानी सफाई कर देना चाहिए। और फिर बाद में हम लोग बीटा एचसीजी फॉलो करते हैं। कब कुछ कंडीशंस में हम लोगों को मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं अपने पेशेंट्स को। ये बात थी आपकी मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे रीजंस हैं जो कि प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि सर्वाइकल इरोजन, सर्वाइकल पॉलिप या फाइब्रॉइड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते ऐसी चीज़ों में, केवल उसको मेडिकली मैनेज करते हैं। जैसे हमने ट्रानेक्सा दे दिया, ट्रानेक्सामिक एसिड दे दिया। और अगर ये सिम्टम्स आगे भी परसिस्ट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तब हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ होता है कि जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं हम लोग उस टाइम कर सकते हैं। तो ये बात थी नॉन प्रेग्नेंट कंडीशंस की। तो ये सब रीजंस थे और उनका ट्रीटमेंट था जिससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।